धन्यवाद सर आपका। वेलकम सर, वेलकम चंदन जी, वेलकम वेलकम सर, वेलकम आपका। सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे सर। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं यहाँ अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। और मैं अपने जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जिस पर ला के खड़ा किया, जिसका नाम एक ज्ञान के रूप में जो पूरा एकदम वर्ल्ड में फेमस चीज है, उसके बारे में मुझे बताया, समझाया और इस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अपने दिलशाद सर को, असद सर को, आसिफ सर को, और हमारे जो सबसे सीनियर मेंटर हैं आसिफ सर, सफी मोहम्मद सर जी, और अजय सर हैं, और ये हमारे मोहसिन सर हैं, मुजाहिद सर हैं। इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इनको बार बार प्रणाम करूंगा मैं, जो इन्होंने इस फील्ड में और इस क्षेत्र में मुझे ला कर दिया, जिससे कि मुझे यहाँ पर एक सेवा करने का जो मौका मिला। और सर, चाहत हर इंसान की होती है, अपनी अपनी जिंदगी में हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है और वो अपनी चाहतों के ही अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मुझे कुछ ये मिले और इस तरह से मैं कोई कार्य करूं और इस तरह से मैं अपने जीवन को जीऊं। तो सर, मेरी भी एक ये इच्छा थी कि जब भी कभी मुझे कोई ऐसा कार्य करने का मौका मिले जिसमें कि मैं मानव सेवा को करते हुए और ये सेवा भाव से मैं आगे बढ़ते हुए और अपनी आजीविका का जो भी उपार्जन मैं करूं, उस आजीविका को जो भी मैं कमाऊं, वो मानव सेवा भी उसमें निहित होनी चाहिए। तो ऐसा मौका मुझे मिला इस चांस के माध्यम से। और ये खैर चांस तो एक अपने आप में एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है, एक घर है और एक पूरा परिवार है। लेकिन जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए पूरा प्रयास किया, उन्होंने हर तरह से तन मन धन से मेरी मदद की, उन्होंने मुझे यहाँ पर लाने के लिए। और मुझे जो ये मौका दिया कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चल सकूं, तो मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उन सभी लीडर्स का। और जितने भी लीडर्स मुझको सुन रहे हैं, सभी को मेरा प्रणाम है, वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और सारे लीडर्स को मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करूंगा कि आज सभी हम जब यहाँ पर मिलकर, और जैसे अभी कोमल मैडम थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी समझाई जिस तरह से कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जो अपना ये दायित्व निभाया, जो उन्होंने यहाँ पर ये सेशन दिया ओपीपी वाला, और उस सेशन में जो कुछ भी उन्होंने बोला वो सबसे वंडरफुल था सर। जिस जिस तरह से वो समझा रही थी, और उन्होंने बताया भी था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को समझ ले कि मुझे करना है, तो वो फिर ज्यादा कदम पीछे नहीं रहता। बस थोड़ी बहुत चीजें उसे सीखने के लिए या कुछ शेयर करने के लिए रह जाती हैं, उन चीजों को अगर वो आगे बढ़ाते हुए और समझते हुए अगर चलेगा तो वो अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त कर लेगा। और सर, ये जो सफर है, ये सफर बड़ा ही प्रेम और सौहार्द का सफर है, जिसमें कि एक दूसरे हम सभी इस तरह से इकट्ठे होते हैं, और सर देखिए कितना मान सम्मान बरसता है और बहुत सारी चीजें। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा ये प्रोफेशन है, ये बिल्कुल ही यूनिक बन जाता है। सर, हम क्या थे और क्या से क्या हो गए। एक इस तरह से हम देखिए, जिस तरह से सेवा देते हैं लोगों की हारी परेशानी, दुख तकलीफ परेशानियों को समझते हुए, वो तमाम सारी जगहों से घूमते फिरते हुए, तमाम सारी दवाइयों को खाते हुए और अपने जीवन को बड़े कष्ट में गुजारते हुए और बड़े दुखी परेशान होकर जब इस केंद्र तक आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र तक आते हैं, तो बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। तो सर, ये चांस ने जो एक मौका दिया है, इस मौके पर के लोगों की कैसे सेवा की जाए, उन्हें कैसे रोग मुक्त किया जाए, उन्हें कैसे उनकी लाइफस्टाइल चेंज की जाए, कैसे उन्हें बताया जाए कि ये सारी चीजें जो वो अब तक कर रहे हैं ये उनके काम की नहीं है। वो लौट कर फिर से प्रकृति के शरण में आ जाएं, फिर से प्रकृति का सहारा लें और प्रकृति की बात माने, और प्रकृति के अनुसार अगर वो चले तो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, बहुत चीयरफुल गुजार सकते हैं, बड़े ही प्लेजेंट तरीके से अपने आप को अपना जीवन यापन कर सकते हैं वो। तो ये सारी चीजें चांस के अंदर में हैं, और ये चांस ने हमें मौका दिया है कि हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर ये सारी अवेयरनेस फैलाएं पूरे जितना भी पूरा वर्ल्ड है हमारा। और इस वर्ल्ड में, जिस भारत में, भारत के एक कोने पे जिस पे भी हम रह रहे हैं, तो भारत बहुत बड़ी धरती है, धरती के हर कोने कोने तक हम इस लहर को पहुंचाएं, ये हमारा भी दायित्व बनता है सर। जहां जहां जो जो जैसे जैसे जिस जिस रूप में जहां भी हैं, सभी लीडर्स अपने अपने काम को बड़े ही बखूबी निभा रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से वो इस दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं कि उनको जो कार्य मिला हुआ है और उस कार्य को लेकर वो चल रहे हैं, जिससे कि वो लोगों को ये बता पा रहे हैं कि आखिरकार जीवन में जीवन शैली जो है हमारी, उसको कैसे हमें आगे बढ़ाना है और कैसे अपनी जीवन शैली को खुशनुमा बनाना है। और उस खुशी के साथ में, जैसे अगर स्वास्थ्य है सबके पास,
तो वो वैसे ही खुश है। अगर स्वास्थ्य नहीं है उसके पास, तो चाहे कितनी भी धन दौलत संपदा उसके पास है, लेकिन वो फिर उसका लाभ नहीं उठा पाता, ना ही उसका आनंद ले पाता है। चाहे कितनी भी धन संपदा हो उसके पास में, अगर उसके पास स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ जीरो हो जाता है। जैसे अगर जीरो से मल्टीपल किया जाए, कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, अगर उसको जीरो से मल्टीपल कर दो तो सब पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सारी चीज कूड़ा कूड़ा है, चाहे वो कितनी भी हमारे पास हो, चाहे वो उंगलियों पे गिनी जा सके या न गिनी जा सके। तो एक्चुअल में सर जो ये स्वास्थ्य है ये गिनने वाली चीज नहीं है। बाकी जितनी भी धन संपदा है वो उंगलियों पर गिन जाती है, और ऐसा कहा भी गया है कि जो चीजें उंगलियों पर गिनी जा सके वो निश्चित ही खत्म हो जाती हैं। तो स्वास्थ्य को कभी गिनती में नहीं लाया जाता सर। इस स्वास्थ्य की देखभाल होती है, इसकी केयरिंग होती है, इसको समझना होता है हमें, और ये समझाने का जो मौका हमें चांस ने दिया है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर ली जुंगान सर को, जिन्होंने इस तरह का एक विजन देखा कि वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो इस तरह से तो उन्होंने हम सबको एक साथ जोड़ दिया। सब ना जाने कौन कहाँ था, कैसे था, हम कभी किसी को नहीं जानते थे, लेकिन आज इस परिवार के साथ ऐसा लगता है कि न जाने कैसा जन्म जन्मों का ऐसा रिश्ता है, जो सभी के साथ उठते बैठते हैं, समझते हैं, और एक दूसरे के साथ वो मान सम्मान का प्रसारण होता है जो सर आस पड़ोस में दिखता भी नहीं है आज के समय में। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं कि हर एक दूसरे को मान सम्मान देना और ये सारी चीजों को ऐसे लेकर चला जाता है कि न जाने कैसे जन्म जन्मांतरों का ये रिश्ता है, और ऐसा सौहार्द की भावना है, ऐसे प्रेम की भावना है। और इसके साथ हम देखिए इस कार्य की जिम्मेदारी भी निभाती है जो उन्होंने एक सौंपा कि सारी दुनिया रोग मुक्त होनी चाहिए। अब रोग मुक्त इस तमाम इस जिंदगी में जिस तरह की लाइफस्टाइल होती जा रही है, सुबह से आदमी का जगना और जगने के बाद रात तक सोना, और बहुत से तो ऐसे हैं बेचारे कि उनको रात को सोना ही नहीं हो पाता। जैसे कि एक पेशेंट थे नोएडा के, और उनका मेरे पास फोन आया, और वो डायबिटीज से और उनका लिपिड सेक्शन भी दिक्कत में था, उनका एलएफटी भी बहुत खराब था। तो उन्होंने जब मेरे को बताया कि मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल बहुत ही बेकार हो चुकी है, क्योंकि मुझे रात को जग जग के काम करना पड़ता है, और 2-2 बजे तक, 2:30-2:30 बजे तक वो जगते थे। तो देखिए ये कोई लाइफस्टाइल है, ये कोई जीवन है? रात भर आता आराम से चैन से सोने के लिए, और वो बेचारे काम कर रहे हैं। तो इस खतरनाक जीवन शैली को जीते हुए आदमी अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल पूरी तरह से दरकिनार करते हुए स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये जो मौका हमें मिला है कि लोगों को अवेयर कराएं, कैसे उनकी जीवन शैली को हम पूरी तरह से चेंज करके प्रकृति से जोड़ें। तो ये जो कार्य हमें मिला है मिस्टर ली जुआन सर के साथ में, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं उनका भी। सर उन्होंने जिस तरह का ये विजन देखा, एक सपना देखा, और सपने में हमें जोड़ा, और जोड़ने के बाद हम जो स्वास्थ्य देने का काम कर रहे हैं लोगों को अच्छी तरह से, जहां पर कि डॉक्टर भी एक बार को फेल हो जाते हैं, जो खुद 6 महीने की पढ़ाई करने के बाद भी वो भी कभी कभी हाथ खड़े कर जाते हैं। ऐसे असाध्य से असाध्य रोग यहाँ पर ठीक हुए हैं सर, और ठीक होते देखे हैं। और आज भी प्रैक्टिस जब हम आप सभी कर रहे हैं तो उसमें ये सारे मौके हमें मिलते हैं। तो सर ये सर अब मैं ज्यादा मौका न लेते हुए मैं आज टियांस का एक वंडरफुल प्रोडक्ट जिंक के बारे में मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ में। तो मैं इजाजत चाहूंगा आप सबसे, फिर से प्रणाम करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें, तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जिंक के बारे में डिस्कस करने के लिए, आखिरकार ये जिंक क्या है पहले इसे समझ लें, और जिंक से पहले ये समझें कि बॉडी में इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों किस लिए हम इस जिंक को एक्सेप्ट करें, आखिरकार इस जिंक में ऐसा है क्या जो इसको हमें लेना है। तो टियांस का एक जो वंडरफुल प्रोडक्ट है जिंक के नाम से, इस जिंक की आखिरकार क्यों जरूरत है इस शरीर को, और हर किसी को, चाहे वो छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, या फिर वो बुजुर्ग है, या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है, या वैसी महिला वो प्रेग्नेंट नहीं है, या कोई फिर गर्ल्स है, टीनेजर है, उन सबके लिए कैसे क्यों जरूरत है इसकी। तो समझिए सर, हमारा पूरा शरीर ये केवल न्यूट्रिएंट मांगता है, मिनरल्स विटामिन का एक कॉम्बिनेशन मांगता है। इस शरीर में जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन किसी भी रूप में करते हैं, तो वो सब कुछ हार्ड फॉर्म में होता है। और हार्ड फॉर्म में जैसे हम रोटी खा रहे हैं या कुछ और भी खा रहे हैं, आप देख मान लीजिए कोई फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, या कुछ और अपने जो प्रकृति में मिलने वाली चीजें हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सारे तरह के लोग हैं। तो बॉडी के अंदर जो कुछ भी जा रहा है, इसे बॉडी नहीं आइडेंटिफाई करती है, उसे नहीं पता कि आपने क्या खाया है। लेकिन उसमें से जो निकलने वाले एंजाइम्स हैं, जो निकलने वाले विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं, तो इन सारी चीजों को बॉडी आइडेंटिफाई करती है। अगर ये सही फॉर्म में हमारे अंदर जा रहे हैं तो हमें स्वास्थ्य मिलता है, और अगर ये गलत फॉर्म में हमारे अंदर में जा रहे हैं या अनबैलेंस्ड फॉर्म में हमारे अंदर जा रहे हैं, तो इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है
कि आखिरकार इन चीजों की आवश्यकता हमें क्यों है। तो सर हम सबसे पहले न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, और न्यूट्रिएंट क्योंकि हम खुद जब इस फील्ड में बैठते हैं तो हम एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशियंट भी होते हैं और हेल्थ एडवाइजर होते हैं। तो इस नाते से हम इस बात को समझे कि न्यूट्रिएंट की क्यों जरूरत है हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास ये जो हर्बल रेमेडी हैं, इन रेमेडीज को जो हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं तो इसकी जानकारी भी हमारे पास होना चाहिए कि किसको किस वक्त क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो ये न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। मैक्रो और माइक्रो में अंतर क्या होता है कि जो मैक्रो होते हैं इनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है सर, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये बॉडी में हमेशा हर समय 24/7 ये अवेलेबल होनी चाहिए हमारे शरीर में, क्योंकि इनके बिना काम ही नहीं चलता। अब ये क्या है कि इन माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता क्या है सर, सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रोटीन, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है फैट, फिर आता है फाइबर। अब ये अगर पर्याप्त मात्रा में, अब ये प्रोटीन किस लिए सर, प्रोटीन हमारे सेल्स में जिस तरह से वो ग्रोथ कराता है, और प्रोटीन हमारे सेल्स को जो मजबूती प्रदान करता है, हमारा स्टेमिना जो बढ़ाता है उसके लिए। कार्बोहाइड्रेट, ये फैट, ये फाइबर हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, हमारे शरीर के हर सेल्स को मजबूत रखने के लिए, हमारी चेहरे से झुर्रियों को हटाने के लिए, हमारी स्किन को ढीली न करने के लिए, सारी चीजें काम आती हैं जो उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखें हर किसी के वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से। अब दूसरी बात आती है माइक्रो की, ये तो मैक्रो की बात हुई। अब ये मैक्रो क्या, ये सब कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन इनकी रोजाना आवश्यकता होती है, और ये शरीर के अंदर बनते नहीं है। जैसे फैट है, फैट हमारे अंदर अगर शरीर में सही मात्रा में है, सही लेवल में, क्योंकि जिसको कोलेस्ट्रॉल की एक नाम से, कोलेस्ट्रॉल के नाम से इसको जाना जाता है, तो सर एक कोलेस्ट्रॉल गुड भी होता है और एक कोलेस्ट्रॉल बैड भी होता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि ज्यादा चर्बी बढ़ जाना, वो खून में भी घुल जाना, या जो ब्लड है ब्लड में डिजोल्व हो जाना। और एक चर्बी ऐसी होती है जो हमारे पूरे बॉडी को एक जैसे ग्रीस होता है, ग्रीस गाड़ियों में लुब्रिकेंट करके रखने के लिए काम करती है ये। तो सर ये हमारी मात्रा एकदम बैलेंस होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने माइक्रो की बात की तो माइक्रो में ये दो चीजें आती हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। अब विटामिन और मिनरल्स ये तो डेली के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे लिए रोजाना के लिए आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? क्योंकि सर ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, जो जल में घुलती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैट में घुलती हैं। जो फैट में घुलने वाली हैं वो तो वहां पर रुकी हुई हो गई, स्टोर हो गई वहां पर, लेकिन जो जल में घुलने वाली है तो जल का तो एक्सक्रीशन डेली होता है, आपके घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद होता है, पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, तो ये निकलते रहते हैं, पास आउट होते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी आवश्यकता हमें रोजाना के लिए और हर तरह से, चाहे वो हम किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन लेना हमें बहुत आवश्यक होता है। अब जब हमने विटामिन की बात की, मिनरल की बात की, तो हम यहाँ पर जिंक की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार जिंक है क्या? तो जिंक सर एक मिनरल्स होता है जो हमारी बॉडी में इतना आवश्यक होता है कि इसके बारे में अभी हम यहाँ डिस्कस करते हुए जैसे चलेंगे तो इसको समझेंगे कि जिंक एक मिनरल है। यूं तो हम देखें कि ये हमें कम मात्रा में चाहिए, लेकिन मात्रा भी उसकी उतनी होनी चाहिए कि जैसे एक एडल्ट है उसको कम से कम 40 ग्राम चाहिए। अब इतनी होनी चाहिए और इतना हमें डेली मिलना चाहिए ये जिंक। अब ये जिंक अगर डेली मिलना चाहिए तो जो नॉन वेज वाले हैं उनको तो चलो उन्होंने जैसे लाल मीट होता है उसको खा लिया उसने, और थोड़ा जैसे चर्बी वाला मीट है उसको उसने सेवन कर लिया, तो चलो थोड़ी बहुत मात्रा उनको मिल गई। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है उनको जिंक कहाँ से प्राप्त होगा? उनको तो मिलने वाला नहीं है। अब वो क्या करें? तो उनके पास एक सॉल्यूशन है कि फिर तो 250 ग्राम रोजाना आप काजू खाइए। अब इतना उनमें दम नहीं है कि रोजाना 250 ग्राम काजू को झेल पाए, तो वो झेलेंगे कैसे? उसको तो झेलना असंभव है। अब इन चीजों को समझते हुए ही कि तो हम एक सबसे अच्छी बात, एक शब्द लेते हैं सर जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट के कॉम्बिनेशन है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट अगर है हमारी बॉडी में तो समझ लीजिए कि हमारी बॉडी पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और अगर इसमें उतार चढ़ाव है तो कहीं ना कहीं दर्द, कष्ट, परेशानी, कोई बुखार या कोई किसी भी तरह का वैसा ऑर्गन से संबंधित कोई भी रोग, कोई भी डिसीज हमारे पल्ले में आ सकती है। इसको मना नहीं किया जा सकता क्योंकि ये धीरे धीरे जब भी डेफिशिएंसी की ओर जाएगा और ये कोई ना कोई बॉडी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी, तो ये बहुत ही जरूरी है। अब ये वजह जैसे हमेशा अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने जीवन को बहुत ही स्वस्थ में जीना है तो ये एंटीऑक्सीडेंट और बिना इसके
अगर इसकी कमी है तो हम बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि बीमारियों को बहुत अच्छी तरह से हटाने के लिए, इससे लड़ने के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी है। एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट सर एक कॉम्बिनेशन होता है। अब एक कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन मिनरल्स का, विटामिन का और केमिकल्स का। केमिकल्स भी हमारे शरीर में होते हैं सर। ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोराइड, जो भोजन को तोड़ने का काम करता है। ये कहां से आए सर? Na जो सोडियम है उसकी, पोटेशियम के उसकी भी, क्योंकि ये Na और K, यानी कि जो हमारा पोटेशियम है जिसको साइंस की भाषा में K सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सोडियम है Na के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम में मैसेजिंग का जो काम करते हैं ये सोडियम और पोटेशियम ही करते हैं। अब ये केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं सर, ये कहाँ से आएंगे? तो इन सब का कॉम्बिनेशन, यानी विटामिन का हो गया, मिनरल्स का हो गया, और ये हमारे जो केमिकल्स है, इनका कॉम्बिनेशन ही एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट जरूरी क्यों है? कि बॉडी में बायोकेमिकल को, जो ये जिस तरह से साइड इफेक्ट होता है, हमारी जो बायोकेमिकल्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं उन साइड इफेक्ट से बचाता है सर। बॉडी में RBC जो रेड ब्लड सेल्स है हमारे, जो उनको, उनके नंबर्स को बढ़ाने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे कि हम हर बीमारी से, हर फंगस से, हर वायरस से, हर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो और हमारी स्किन को, जो पूरी की पूरी जो हमारी स्किन है, इस स्किन को जो सन की UV रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे बचाने का काम करता है। सेल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, एनर्जेटिक करेगा, बॉडी में एक्टिवनेस लेकर आएगा, हेल्दी बनाकर रखेगा बॉडी को, और जो एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज हैं उनको नष्ट करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के तो माहौल में सभी जी रहे हैं। हम भी अगर कहीं पर भी बैठे हुए हैं, वहां भी हम बैक्टीरिया वायरस से फ्री नहीं है। तो इस बैक्टीरिया वायरस का तो माहौल हर जगह बना हुआ है। लेकिन अगर ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हैं तो एक कवच, पूरा एक शील्ड बनकर तैयार हो जाता है, पूरा कवच बनकर तैयार हो जाता है, जो कि ये एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज को नष्ट करने का काम करता है। तो ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का। और सर जितनी भी जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे हमारी शरीर की सुरक्षा करने का काम भी एंटीऑक्सीडेंट का है। तो सर इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी है, और ये कॉम्बिनेशन हमारे पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तो ये हमें उस प्रकार से मिल सके। तो आज हम बात करें तो इस एजुकेशनल सेशन में जो हम जिंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। जिंक एक एडिक्वेट मात्रा में अगर हमारे शरीर में है, और तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी सर? तो जिंक एक्चुअल में एक मिनरल है, ये अभी हमने बात की, और इसकी अगर पर्याप्त मात्रा नहीं है तो इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी करती है, क्योंकि जिंक कोई अंदर तो बन नहीं रहा, इसे हमें बाहर से लेना होता है। बाहर से इसका हमें एक इस तरह से एक सही मात्रा में, सही फॉर्म में, सही तरीके से, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो भी तो डिस्टर्ब करेगा। अगर ये ज्यादा है तब भी डिस्टर्ब करेगा, और कम है तो डिस्टर्ब होना ही होना है, वो तो पक्की बात है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमें बना के रखना है, और इस कॉम्बिनेशन के लिए ही अवेयरनेस हमें फैलाने के लिए जो ये चांस ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, ये अच्छी तरह से हम इस अवेयरनेस को फैलाएं, लोगों को बताएं। मानना न मानना वो उनकी जिम्मेदारी है, आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे, इस पर विचार नहीं करना। लेकिन अपना धर्म भी पूरा न करना, ये भी तो गलत बात है। जो हमने सीख लिया है तो उसको फैलाइए। कौन कितना मानता है कितना नहीं मानता ये अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर इसको यूज करेगा तो 100% उस बात को समझेगा और मानेगा। वो एक बार को झूठ बोल सकता है, लेकिन जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस जिंक के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो झूठा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। ऐसा मेरा खुद का प्रैक्टिकल है सर। इन प्रैक्टिकल्स को जो यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ स्वास्थ्य केंद्र पर बैठकर, और जिस तरह से इस प्रैक्टिस को करते हुए जो प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ, उनको देखने के बाद ही मैं इन बातों को बोल रहा हूँ। तो सर ये जो बॉडी है, बॉडी के द्वारा जो जिंक की डिमांड होती है, अगर हमारे सेल्स को ये जिंक नहीं मिलेगा तो सेल्स फिर इसकी डिमांड करते हैं। क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि सेल्स देखते हैं कि बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, हमारे पास वो सप्लीमेंट नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, तो अब हमको ये ताकत दीजिए जिससे कि हमारी सेल में ग्रोथ हो अच्छी तरह से। तो ये क्या होगा? ये एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल को बनाने के लिए, जैसे हमारा पूरा सेल्स है, सेल एक जेनेटिक मटेरियल है सर, तो इसकी एक नीड है, नीड टू मेक जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए को एक प्रॉपर तरीके से उसका क्रिएशन, उसके हर पार्टिकल को पर्टिकुलरली उसको तैयार करने के लिए जिंक की बहुत आवश्यकता होती है। और दूसरी बात कि अगर बॉडी के अंदर कहीं भी कोई भी घाव हो जाता है, तो हम देखते हैं कोई ऑइंटमेंट लेकर आते हैं, एक ऐसा कोई मलहम लगाने के लिए, तो उस मलहम पर जब पढ़ेंगे ना उसमें, तो सर जिंक सल्फेट के नाम से कुछ लिखा हुआ रहता है उसपे।
तो एक्चुअल में तो हमने ये समझ लेना चाहिए कि उस ऑइंटमेंट पर भी जिंक का कोई ना कोई साल्ट मिलाया हुआ है इन्होंने, तभी तो घाव ठीक हो रहा है, अन्यथा घाव ठीक होता ही नहीं। तो शरीर के अंदर में जो भी घाव होता है, अब घाव कैसी फॉर्म में होते हैं, कुछ तो सर बाहर आ जाते हैं स्किन पर, देखने लायक हैं। जैसे मान लीजिए रेसेस की फॉर्म में आ गई, मान लीजिए पिंपल्स की फॉर्म में आ गई, मान लीजिए कुछ ऐसी छोटी छोटी फुंसियां सी हो गई, ऐसे बाउंड से बन गए, या कहीं कट गया किसी का, या कहीं छिल गया, तो कुछ तो बॉडी के ऊपर आ गई। लेकिन कुछ ऐसे अंदर होते, मान लीजिए जैसे किसी घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये छोटे छोटे जख्म होते हैं। अब किसी के इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, उसको खाना ढंग से नहीं पच रहा है, उसकी इंटेस्टाइन डिस्टर्ब कर रही है, पेट साफ ढंग से नहीं होता, तो वहां भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे जख्म है, जिनको इन्फ्लेमेशन का नाम दिया जाता है, इन्फ्लेमेशन के नाम से जाना जाता है, वो भी जख्म है। तो इन जख्म को हील करने का काम जो जिसमें जो हेल्प करता है, उसको पूरी तरह से स्मॉल, जितने भी छोटे छोटे स्मॉल अगर उसमें दिखेंगे, वैसे तो दिखते नहीं है वो, अगर हम माइक्रोस्कोप से को देखें तो वो स्पष्ट दिखाई देंगे, उनमें जो लाल लाल घेरे, लाल लाल चकत्ते में अंदर मसल्स के अंदर भी वो दिखाई देंगे। तो उनको हील करने का काम, उस बाउंड को हील करने का काम भी इस जिंक का होता है। फिर इसके बाद जैसे बहुत सारी केसों में ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, तो उसके टेस्ट बड्स जो हैं, जो उसको किसी भी चीज में टेस्ट की अनुभूति कराते हैं, सेंस कराते हैं, ऐसा जो कि एक टेस्ट आता है उसको, कुछ भी खाने पर, खट्टा मीठा चटपटा जैसा भी वो खाता है, उसका जो टेस्ट आता है, तो टेस्ट कभी व्यक्ति कहता है मुंह कड़वा हो रहा है, कभी कैसा भी हो रहा है, कभी पानी भी मेरे को बेकार लग रहा है, तो टेस्ट को प्रॉपर करने के लिए, टेस्ट वर्ड्स को प्रॉपर करने के लिए जिंक की जरूरत होती है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनकी लंबाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, छोटे बच्चों के सेल नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी बॉडी में मतलब पूरी तरह से अच्छी ढीली ढीली सी बॉडी हो रही है, जैसे बच्चे सूख रहे हैं, ऐसा भी केस बनता है कि बच्चा खा भी खूब रहा है, अच्छी तरह से खा रहा है, अच्छी तरह से सारे काम कर रहा है, लेकिन वो पनप नहीं पा रहा, ऐसा कहते हैं कि उसको मतलब खाना ही नहीं लग रहा। तो इस बच्चे के जो पूरी तरह से ग्रोथ को अच्छी करने के लिए ये जिम्मेदार होता है, तो वहां पर भी इन्फेंट के लिए भी, जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके लिए भी इस जिंक की बहुत आवश्यकता होती है। दूसरी बात, ये जिंक हमारी स्किन के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। ये हमारी स्किन को बचाता है कहाँ से सर? अब जैसे ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में तमाम तरह से स्किन फटना शुरू हो जाती है। क्यों फटती है, किस लिए फटती है सर? जैसे कहते हैं ना, खुश्की होगी, खुश्की उसकी कुछ नहीं है, मिनरल्स की कमी है, विटामिन की कमी है। ये क्या होता है कि जब जिस समय ठंड का मौसम होता है, तो बॉडी ना अंदर से अपने आप को हीट करने का काम करती है। जब ये हीट करने का काम करती है, यानी कि पूरे वातावरण को, बॉडी का जो अंदरूनी वातावरण है, इंटरनल जितना भी एनवायरनमेंट है, उसको पूरी तरह से मेंटेन करने के लिए उसको तमाम शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से ऊपर जो पानी हमारा बाहर निकलता था ना पसीने के द्वारा, वो अंदर ही अंदर अपना सारा काम कर रहा है। जब वो अंदर अपना सारा काम कर रहा है, तो वहां से फिर स्किन जो है रूखी रूखी हो जाएगी, यानी कि ड्राई ड्राई हो जाएगी। तो इस रूप में इसको बचाने का काम करता है। अब ठंड के मौसमों में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पनप जाते हैं, वायरस बहुत ज्यादा पनप जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस को मारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आग। आग से ही मरते हैं वो, वैसे डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो इन दिनों में बैक्टीरिया वायरस की भी बहुत ज्यादा तमाम मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए तो लोगों को बार बार सर्दी हो जाती है, तमाम तरह से बार बार वो उनकी नाक बहती रहती है, बार खांसी हो जाती है, सर्दी होगी, गला बैठ गया, या कफ जम गया, बहुत सारी केसेस ऐसे बनते हैं। क्या है, एलर्जी ही तो है, और एलर्जी कहाँ से कहीं अलग से बन रही है, यहीं से तो बन रही है, बैक्टीरिया वायरस का ही तो असर है, यहीं से तैयार हो रही है। और जिंक एक सप्लीमेंट, एक ऑइंटमेंट की तरह भी काम करता है, एक मलहम की तरह, मलहम की तरह काम करता है। तो इस चीज को भी हमें समझना है सर कि जिंक किस लिए जरूरी है। अब इसके बाद में जो एक प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके लिए भी जिंक की बहुत जरूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है। क्यों? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि डीएनए को पर्टिकुलरली फॉर्मेशन करने के लिए, उसकी मतलब हेल्प करने के लिए, डीएनए को फॉर्म करने के लिए वहां पर इसकी नीड होती है। तो जब एक बेबी उस बॉम्ब में जब पल रहा होता है, छोटा सा बच्चा जब पल रहा होता है, तो उस समय माँ को बहुत आवश्यकता होती है कि उसको पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स दे। अब ये मिनरल्स कहाँ से प्राप्त हो, उसको समझना, ये बात अगर किसी को नहीं पता तो हमें समझानी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को निभाना अपना धर्म होता है। तो इस बात को समझना है हमें कि उस बच्चे का जब निर्माण हो रहा है उस बॉम्ब के अंदर, उस गर्भाशय के अंदर में, तो उसको इन मिनरल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए उस लेडीज को जिंक की बहुत जरूरत है। अब ये सब एज रिलेटेड जो जितने भी मैकुलर होते हैं,
जो एज के टाइम पर, जैसे एज जैसे जैसे बढ़ती है और उस समय तमाम सारी चीजें हमारा काम करना बंद कर देती हैं, यानी बंद भी करती हैं और थोड़ा कम भी हो जाता है वो, उस तरह से जैसे जवान की एक्टिव होती है इस तरह से एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी खड़ी होती है, तो उनको ये ठीक करने में बड़ा काम करता है, उसको बैलेंस करने में बड़ा काम करता है। फिर उसके बाद में जैसे ये हमारा जो डीजर्मिनेशन होता है, डीजर्मिनेशन एएमडी का, यानी कि ये एक तरह से एक ऐसा सेल्स होता है जो हमारे जो विजन है ना, विजन, ये एएमडी एक ऐसा है जो विजन होता है हमारा, विजन जिसे हम देखते हैं, देखने का काम करते हैं। ये एक समय के साथ जैसे जैसे धीरे 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 अगर ये कमजोर पड़ता हुआ आता है धीरे धीरे करके, तो उस कमजोरी को ये दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी को तो मैकुलर बोलते हैं, मैकुलर डिजर्मिनेशन, यानी कि जैसा हम देख रहे हैं, तो जो हमारा चित्र हमारे जो रेटिना पर बन रहा है, जो चित्र हमारा रेटिना पर अगर प्रॉपर बनेगा तो प्रॉपर दिखाई देगा, और अगर प्रॉपर नहीं बना तो वो आड़ा टेढ़ा कच्चा कुछ भी दिख सकता है या नजर कमजोर हो सकती है। तो इस एएमडी को ठीक करने के लिए भी ये आंखों के लिए भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि चीज जैसी है वैसी एक्यूरेट दिखे, जैसी है जिस तरह की है जैसा बन रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में होता है। और जो हमारे लेंस हैं, लेंस ले जाकर रेटिना पर चित्र बनाते हैं, तो इस चित्र का प्रॉपर चित्र बने, इस ये पिक्चर हमारी रेटिना पर प्रॉपर जाकर बने, उसी मैकुला को ठीक करने के लिए, उसी चीज को मैकुला बोलते हैं क्योंकि ये पीछे ही होता है, उस मैकुला को ठीक करने के लिए भी ये काम करता है हमारा। फिर हमारी बढ़ती हुई एज में मैकुला तो वैसे भी धीरा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसीलिए आगे चलकर उन चीजों के लिए, जैसा कि कभी देखते हैं कि दूर की चीजें कम दिख रही हैं, पास दिख रही हैं, एक तो नजर से संबंधित हो गया, एक हो गया कि किसी तकलीफ की वजह से व्यक्ति को ये परेशानी होना शुरू हो गई। तो अब इस केस में इसी कारण से जो विजन है हमारा, विजन एक्यूरेट हो, इसके लिए जिंक की बहुत जरूरत होती है। तो साइंस ये बात कहती है कि हमें एडिक्वेट अमाउंट में जिंक रोजाना चाहिए। तो यदि आप रोजाना जिंक और ये मल्टीविटामिन का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे जिस कॉम्बिनेशन को हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर बताया जाता है, इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को लेंगे, तो इसमें जैसे कॉपर है और हमारा मल्टीविटामिन है, इन सभी चीजों का एक पूरा कॉम्बिनेशन, तो ये क्या है, ये हेल्प करता है हमें अवॉइड करने से, किससे, एज रिलेटेड जो मैकुलर डिजर्मिनेशन है, जिसका नाम एएमडी है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजर्मिनेशन जो है, इसके चांसेस कम कर देता है। जो आईज है, आईज को प्रोटेक्ट करके रखता है हर तरह के, किसी भी, जैसे आईज में भी तो घाव हो जाता है, आंखें आ जाती हैं, आंख आ जाती है, या लाल 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 किसी भी तरह, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है आंखों में, ये कभी फूटती हैं तो आंख लाल भी हो जाती है। तो इस तरह से इसको भी बचाने के लिए भी ये काम, जिंक हमारा बहुत काम करता है। तो ये सफिशिएंट मात्रा में अगर हमारा जिंक हमारे पास नहीं होगा तो वास्तव में कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। बच्चे हैं, बच्चों की ग्रोथ के बारे में जैसे मैंने बताया, अब जैसे टीनेजर है, टीनेजर अपनी जैसे पुबर्टी को, जो यौवन अवस्था है उनकी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीनेजर खाते पीते तो बहुत है, लेकिन एनवायरमेंटल ऐसा इफेक्ट पड़ता है, या उनका खान पीन ही खूब ज्यादा खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन खान पीन ऐसा उल्टा है, तमाम तरह के खड़े हो गए ढकेल पे, इधर उधर लगे पड़े हैं, रोजाना का ये सिस्टम बना रखा है कि वो फास्ट फूड से ज्यादा प्रेम करते हैं, फास्ट फूड, पैक्ड फूड उनके लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रायोरिटी बेस पर आ जाता है, और घर के खाने को वो अपना दरकिनार करके रखते हैं, साइड करके रखते हैं। तो उन सब चीजों से उनका टीनेजर डिले हो जाता है, उस पुअर्टी को प्राप्त करने के लिए, टीनेजर में जो यौवन अवस्था है उसको प्राप्त करने में देर हो जाती है उन्हें। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे लगते हैं कि बड़े होकर भी छोटे लगते हैं, और कुछ छोटे लगकर भी बड़े होते, तो ये डिस्टर्बेंस हो गया, हेयर लॉस वगैरह होता है, डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है एडल्ट्स वगैरह में, स्किन बिल्कुल एकदम लेसन लेसन सी होती है, और एपिटाइट यानी कि भूख कम लगना शुरू हो जाती है बहुतों को, जैसे कभी खाने के लिए तो बैठे लेकिन एक आध रोटी में ही काम हो गया उनका, जब थोड़ा बहुत कुछ खाया तो उसी में ही काम हो गया, पूरे पूरे दिन भूख ही नहीं लग रही है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं। अब जैसे डायरिया होता है, डायरिया मतलब बार बार जैसे लूज मोशन हो गया, या बार बार नौशिया की सी दिक्कत आ रही है, यानी कि जी में चला रहा है उसका, और बार बार उल्टी उल्टी सी आ रही है, तो ये डायरिया का केस क्या है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो वाटर है, वाटर का ही एजप्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो उसमें वाटर जो है पूरी तरह से एजप्ट नहीं हो पा रहा है, तो कोई ना कोई घाव होगा उसके अंदर में, कोई ना कोई जख्म पैदा हुआ होगा, या कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें, इन्फ्लामेशन वगैरह कुछ हुआ है उसमें। तो इसको ठीक करने के लिए इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि जिंक को वो पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी में स्टोर करके रखे रोजाना के हिसाब से। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, जैसे कि जो सेक्सुअल डिजायर होती है, इस सेक्सुअल डिजायर का भी रिड्यूसनेस होता है, यानी कि ये भी रिड्यूस हो जाती है। कुछ जैसे लिबिडो सेक्शन होते हैं, लिबिडो की बात करें हम, तो
उस समय ये जो लिबिडो है वो कम हो जाता है लोगों का। एक्चुअल में इसको जैसे सेक्सुअल डिजायरनेस जो होती है वो लोगों की कम हो जाती है, जिससे कि बहुत समय ऐसा भी देखा जाता है जो एक वैवाहिक जीवन होता है उसकी मधुरता भी खत्म हो जाती है। तो इस चीज को समझते हुए, पहचानते हुए, जिंक हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहना बहुत आवश्यक होता है। यानी अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में अगर हम जिंक ले रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम से हम हमेशा बचे रहेंगे, हमेशा अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। तो ये इसलिए एक इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ जितनी भी बात हमने सबसे ज्यादा जो जिंक की बात की है, बेसिकली ये क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करके रखेगा, यानी कि हेल्प करेगा हमारा फाइट करने में बैक्टीरिया से, वायरस से। अब ये क्या है, कुछ कॉमन चीजें हैं जो हमें बार बार आकर परेशान करती हैं। जैसे हमारा कोल्ड है, इस समय जो मौसम चल रहा है सर्दी खांसी का, इस समय जिंक बहुत ही, ये समझ लीजिए एक सुपर नेचुरल तरीके से, अच्छे तरीके से हमें ट्रीट करने का काम करेगी और इस कोल्ड से बचाने का काम करेगी। लेकिन समझें तब, ऐसा नहीं बिना समझे सोचे नहीं कुछ नहीं। तो इस कॉमन कोल्ड से बचाने का काम भी हमारा जिंक करता है, और इसकी बहुत सारी स्टडी साइंस ने की हैं, और साइंस ने इसकी स्टडी करने के बाद ही इसे सजेस्ट किया है कि हाँ जिंक इस तरह से बॉडी में काम करता है। जिंक को लेने पर जैसे हमने क्या किया, जैसे सीवियरिटी होती है, एक ड्यूरेशन होता है, इसका टाइम होता है। जैसे कोल्ड का ये टाइम है, हमारा समय चल रहा है, तो इसमें इन सीवियरिटी को खत्म करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी लगी, अब उसने 2-1 दिन इंतजार कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसी सर्दी लगी कि चलो जी कभी इसी वैद्य पर, कभी उस डॉक्टर पर, कभी उस डॉक्टर पर, कि मेरे को तो खांसी ठीक नहीं हो रही, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा है। तो इन सब चीजों को मिनिमाइज करके रखता है कि ऐसा केस नहीं बनने देता जिंक, जिससे कि उसे बार बार कहीं इस तरह की प्रॉब्लम हो, फिर वो बार बार कभी इसका दस्तक चूमे और कभी उसका दस्तक चूमे। तो इन सब चीजों से, तो अब हमें हाउ मच डू यू नीड, आपको जरूरत कितनी है इसकी, कितनी आवश्यकता है। जैसे एक एडल्ट पर्सन है, एडल्ट पर्सन जो ये मात्रा जो है एक चांस ने पहले से ही तैयार करके रखी हुई कि इस चांस को ये सारी चीजें जब बनाने का एक उसका अपना R&D है, जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उसका, और वहां पर जो 1600 साइंटिस्ट वर्क करते हैं वो सारी चीजों को जानते हैं, उन्हें सब पता है कि कब किसको कितनी नीड है, कितनी नहीं है, और आखिरकार इस वर्तमान में किसको क्या लेना है, किसको क्या नहीं लेना है। ये सब साइंटिस्ट वहां पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। साइंटिस्ट ने वहां पर बहुत सारा कुछ पहले से स्टडी करके रखा हुआ है, इसीलिए वो साइंटिस्ट हैं, इसीलिए वो आम आदमी नहीं है। उन्होंने पहले से बहुत सारा स्टडी करके रखा हुआ है। तो वो जो जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, वेल एंड गुड, वो बेस्ट है, बेस्ट। बस हमको क्या करना है, हमको तो रिकमेंड करना है, हमको सजेस्ट करना है, बाकी काम तो सारा कर रखा है उन्होंने। हमको तो ज्ञान इकट्ठा करना है और इस ज्ञान को अपने आचरण में उतारना है, और आचरण में उतारने के लिए हमको केवल काम करना है। तो उसने पूरी तरह से जो मात्रा बना रखी है, इस मात्रा को, जैसे चांस का एक कैप्सूल है उसमें ये 11 mg का जो एक कैप्सूल होता है, इसे ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार बड़े आराम से व्यक्ति ले सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसकी, कि अगर ये जिंक हम चांस का न लें तो फिर कहीं बाहर से कहां से मिले। तो बहुत अच्छी तरह से मिल सकता है साहब। अब जो समुद्र के किनारे के लोग हैं वो रोज मछलियां पकड़ें, ऑयस्टर पकड़ें, और जो क्रैब होता है उसको पकड़ें और उसको यूज करें, कंज्यूम करें और जिंक प्राप्त करें। अब जो नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन तो इस काम को कर सकते हैं, और अब कर भी सकते तो उनके पास समुद्र कहाँ से आया, उनके पास ऐसी जगह कहाँ से आई जहां से वो इन चीजों को प्राप्त करेंगे। अच्छा, जो वेजिटेरियन है पूरी तरह से, तो वेजिटेरियंस तो यहाँ से प्राप्ति नहीं कर सकते, उनको तो क्या चाहिए, ड्राई फ्रूट वगैरह चाहिए। तो ड्राई फ्रूट वो इतनी मात्रा में कैसे, अच्छा 250 ग्राम लेना है, इतनी मात्रा इकट्ठी करने के लिए उसको 250, लेकिन वो 250 ग्राम लेगा कब तक। वो एक दिन अगर काजू उसने 250 ग्राम खा लिए, दूसरे दिन आफत आ जाएगी उसके लिए बहुत अच्छी तरह से। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो नेचुरली प्राप्त होता है जिंक, ये अब इसमें होता क्या है, कैसे है, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा इसमें, और थोड़ा सा सर समय इसमें लगेगा, तो कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़कर अपने समय की थोड़ी सी डिमांड करूंगा, वैसे बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं इसको। तो अब ये क्या है कि इसमें एक दिक्कत आती है कि सर जो हम बाहर से खा रहे हैं, जैसे हम काजू खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं जिंक को लेने के लिए, तो अब ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इस पे भी तो दिक्कत आती है। अब ये सैचुरेटेड फैट है तो हमारी कैलोरी को बढ़ाएगा, अब अगर कैलोरी ज्यादा भी होगी तो भी खतरा पैदा हो गया, अब कैलोरी कम हो गई तो भी खतरा पैदा हो गया। ये भी तो कॉम्बिनेशन कहाँ बना, एक प्रॉपर बैलेंस कहाँ रहा। तो इन सब चीजों को जानने के लिए, अब ये रोजाना इस्तेमाल करने की चीज है तो इसे समझना भी पड़ेगा। तो अब इस चीज को, जैसे हमारा जो पूरा पेट है, इसका सबसे पहले तो बैलेंस ही, क्योंकि सारी बीमारियां पेट से ही जन्म लेती है, इसका बैलेंस करना है।
तो इसमें इसे हमें डायरिया से बचाना है, स्टमक को क्रैम्प से बचाना है। अब इसकी वजह से होने वाली गैसेस वगैरह जो बनती है तो उससे हेडेक से बचाना है, इसको इसे नौसिया से बचाना है। तो ये भी हमें समझना है कि इसकी मात्रा एक्सीड ना हो जाए। अगर ज्यादा से ज्यादा आप लें, जैसे हमने कहा कि हम अगर ज्यादा से ज्यादा इसे लें तो 40 mg पर डे बहुत, इतनी मात्रा इसकी पर्याप्त है हमारे लिए, इससे कम नहीं। और जो कम है, छोटे बच्चे हैं, उसके लिए एक कैप्सूल बहुत अच्छा है और ठीक है। वुमेन है उनके लिए दोनों टाइम, अगर वो यंग है अच्छी तरह से तो ट्वाइस अ डे ले सकती हैं, नहीं है तो एक टाइम ले सकती हैं। तो अब इसके लिए जैसे टू मच ऑफ जिंक, तो ये हमारे लिए क्या करता है, अगर हम लंबे समय तक इस जिंक को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा जो वीक लेवल है इम्यूनिटी का उसको रिड्यूस करके रखेगा, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करके रखेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा, बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। मिनरल्स का काम ही यही होता है कि बॉडी को अच्छी तरह से तैयार करना। तो हमें ये समझ लिया, अब हमने ये समझ लिया कि हमको ये जिंक किस किस रूप में कैसे कैसे लेना है। तो अब इसमें देखेंगे इंटरेक्शन कैसा होगा। जैसे हम मेडिकेशन के साथ अगर इंटरेक्शन करें इसका, तो इसमें जो एजप्शन इफेक्ट होता है, जो एंटीबायोटिक जो बनाने का काम करता है, जो अदर से आई हुई कोई भी बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए जो एंटीबायोटिक का जो काम करता है, ये जिंक सबसे अच्छा काम करता है। अब इसके बाद में जो हम जैसे इफेक्टेड हुए इनसे, मान लीजिए हमारे शरीर पर कहीं भी कोई घाव होता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं कि नहीं लेते, उस पर घाव पे भी लगाने के लिए, फिर एंटीबायोटिक की टैबलेट भी खा ली हमने, तो ये काम करते। तो एंटीबायोटिक हम पहले से ही तैयार करके रख रहे हैं अपने शरीर में, पहले से ही लेके जा, तो हमारी हीलिंग पावर बढ़ गई। अब जैसे मान के चलिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं डायबिटीज के, तो डायबिटीज में क्या है, उनकी पैनक्रिया ही तो डिस्टर्ब होती है, उनकी पैनक्रिया ऐसी डिस्टर्ब होती है कि वो भी ये समझ ले जख्मों से भरी हुई होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन पास आउट नहीं हो पाते। तो उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, यानी उस पर भी अच्छी तरह से काम करने के लिए जिंक हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब जैसे हमने जब एंटीऑक्सीडेंट पूरा बढ़ा लिया, यानी जिंक भी एक मिनरल के तौर पर हम ले रहे हैं, तो एंटीबायोटिक तो हम पहले से ले ही रहे हैं। तो एंटीबायोटिक अगर हम ले रहे हैं, चाहे तो वो अंदरूनी घाव है हमारा या बाहर का घाव है, उसे हील होने में ज्यादा समय नहीं लगता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज उस लेवल पर रहती है, चरम सीमा पर, कि उनको अगर कोई चोट लग जाए या कोई और चीज लग जाए तो उसको हील होने में काफी समय लग जाता है। कभी कभी तो ऐसा दुर्भाग्य हो जाता है कि गैंग्रीन नाम का केस बन जाता है, यानी घाव ठीक ही नहीं हो रहा, तो वहां पर गैंग्रीन की प्रॉब्लम पैदा हो गई। तो फिर गैंग्रीन अगर बन गया तो डॉक्टर्स के पास एक ही इलाज होता है उसका कि उसको कट आउट कर दो, यानी उस अंग को काट दीजिए, हटा दीजिए। अब ये अगर जिंक प्रॉपर मात्रा में अगर बॉडी के अंदर जा रही है तो गैंग्रीन नाम की चीज बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो एंटीबायोटिक की तरह उसको हील करते हुए, यानी अगर कोई चोट लगी है या कोई घाव हुआ है या अंदर से कोई घाव पनप कर आया है, उसको ठीक करने का काम जिंक हमारा करता है। तो हमने ये देखा कि जिंक ये जो एक मिनरल है ये बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया। अब किस किस, जैसे इन्फेंट छोटे बच्चे हैं उनके लिए, चिल्ड्रन हैं उनके लिए, पॉवर्टी एज पर हैं यानी जो यौवन अवस्था में जा रहे हैं उनके लिए, एडल्ट हैं उनके लिए। तो एवरेज अगर हम देखें तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सर ये, उनको तो ये समझ लीजिए कि उनको तो नजरअंदाज करना ही नहीं चाहिए। तो अब हम इस बात को समझते हुए यहाँ तक आ गए कि जिंक हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो सर हम एक वंडरफुल प्रोडक्ट के बारे में जो आज डिस्कस किया है, ये जो हमारा ट्यांस का ये जिंक है, अब यही क्यों जरूरी है, जिंक कहीं बाहर से कहीं अलग से क्यों, और इसमें ट्यांस में और अलग वाले जिंक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आप सबके साथ सर। तो ये ट्यांस ने एक जो बेस्ट सप्लीमेंट तैयार किया है जिंक, तो ये जिंक लैक्टेड इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिंक लैक्टेड। अब ये जिंक लैक्टेड होता क्या है, उस पर हम देखेंगे सर, उस पर बोतल पर, तो वहां पर जिंक लैक्टेड के बारे में लिखा हुआ है, उसकी बोतल को देखेंगे तो ये क्या है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट होता है। डाइटरी सप्लीमेंट का क्या कि कोई भी अगर चीज अंदर जा रही है तो एजप्शन पावर को ऐसे बना के रखता है कि उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको स्टोर करके रख देता है, बाकी सबको हटा देता है। तो ये डाइटरी सप्लीमेंट की तरह भी काम करता है एज ए न्यूट्रिएंट। अब जिंक क्या है, एक इंपोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जैसा कि एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। इस एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। एंटीऑक्सीडेंट एक कॉम्बिनेशन होता है सर विटामिन का, मिनरल्स का और केमिकल्स का। तो ये एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट है। अब ये इट इंक्रीज द जो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन है। अब जैसे मान के चलिए हमने कोई प्रोटीन खाया, अब प्रोटीन हमारे अंदर सिंथेसाइज नहीं हो रहा, सिंथेसाइज का मतलब क्या है, वो अच्छी तरह से घुल नहीं पा रहा बॉडी में, तो क्या होगा, यूरिन के माध्यम से जाएगा। अब जब वो यूरिन के माध्यम से जाएगा
तो ऑब्वियसली एल्बुमिन की परेशानी पैदा कर देगा वो, क्योंकि यूरिन क्या होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन वगैरह, ये कई सारी चीजें होती है उसमें, तो वो सारी वहां से क्या है पास आउट होगी यूरिन के थ्रू। अब जब यूरिन के थ्रू प्रोटीन पास आउट होगा तो कई तरह की परेशानी पड़ेगी। वाउंड हीलिंग में जिंक लैक्टेट वाउंड हीलिंग में काम करता है। ये हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, किसकी, ब्लड की, ब्लड की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है कि ब्लड में किसी भी तरह से कोलेस्ट्रॉल जम ना पाए, उसको रोके रखने का काम करता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, उसकी ऐसी स्थिरता तैयार करेगा कि ब्लड बिल्कुल पूरी तरह से प्योरीफाई रहे। अच्छा, नॉर्मल टिश्यूज फंक्शन है उनको उनको मदद करेगा, ये उनको एड्स करता है। डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से बना के रखता है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम है हमारा, मेटाबॉलिज्म एनर्जी ही तो होती है, जो कुछ भी हम खाते हैं जितना भी कॉम्बिनेशन बनता है और बनने के बाद जो शरीर को एनर्जी मिलती है, दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब इसके बाद में सर ये प्रोटीन हाइड्रोसिलेटेड होता है, इसके अंदर में प्रोटीन हाइड्रोसिलेट का काम क्या है इसमें, ये भी एक मिक्सचर होता है सर कई सारे अमीनो एसिड्स का। अब जैसे मान लीजिए हमने अगर कोई चीज खाई, तो खाने के बाद जो प्रोटीन बनता है हमारे अंदर वो कम से कम 20 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, और वो पूरा कॉम्बिनेशन तब कहीं जाकर एक प्रोटीन तैयार होता है। अब एक्चुअल में प्रोटीन हमें कितना चाहिए, जितना हमारा बॉडी वेट है उतने ग्राम चाहिए, यानी कि किसी का अगर 60 केजी वेट है तो 60 ग्राम चाहिए उसको। तो ये बॉडी तो खुद तैयार करती है ना उस चीज को, बाकी जितनी जरूरत है उसको रख लेगी, बाकी को सबको हटा देगी। तो ये सारे काम करने के लिए भी तो बॉडी को ताकत चाहिए, ऐसा काम करने के लिए, ऐसा फंक्शन, क्योंकि परमात्मा ने हमारे शरीर को बनाया ही वंडरफुल, क्योंकि सारे काम इसमें ऑटोमेटिक होते हैं। ये हमारी वॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी काम, तो जैसे अगर हाथ है, हाथ आपको उठाना है वॉलेंटरी हो गया, लेकिन अंदर जब अगर लीवर उसको पचा रहा है, नहीं पचा रहा, तो हम उससे जबरदस्ती नहीं पचवा सकते। हम उससे नहीं कह सकते नहीं तुमको ये पचाना ही है, मैंने तो कंकड़ खाया इसको पचा, या मैंने तो कोई ऐसी चीज खाई है उसको तुम पचा। तो हम वो उससे नहीं करा सकते, वो नॉन वॉलेंटरी हमारे लिए हो गया, क्योंकि वो तो अपने आप करेगा काम, जो कुछ भी करेगा। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए उसको शक्ति चाहिए, उसको एक पूरी मात्रा में एनर्जी चाहिए। तो ये हाइड्रोसिलेट जो है ये इसी तरह का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कई तरह के एक मिक्सचर होता है अमीनो एसिड का, जो प्रिपेयर्ड किया जाता है, जो स्प्लिटिंग करता है, प्रोटीन को तोड़ने का भी काम करता है, ठीक है। और इसमें कई सारे, जैसे एसिड की अभी मैंने बात की, एंजाइम भी होते हैं इसमें, एल्काली भी होता है। ये जो प्रिपरेशन, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन प्रिपेयर किया है साइंटिस्ट के द्वारा, ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट एक्विवेलेंट प्रोवाइड कराता है। एक्विवेलेंट का मतलब ऐसा कि एक अच्छा समान तरीका, एक बराबर की मात्रा में, जो हमें वास्तव में ओरिजिनली एक ओरिजिनल मटेरियल की तरह जो हमें मिल रहा है, उस फॉर्म में जो ये कंस्टिट्यूट होता है, एक जाकर इकट्ठा होता है वहां पर अमीनो एसिड। तो उस तरह से, जिस तरह से हम इसको न्यूट्रिएंट को यूज कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में क्या है, रिप्लेसिंग का भी काम करता है। रिप्लेसिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए सेल्स है, डेड हो गया, अब डेड हो गया तो उसकी जगह पे दूसरा रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें जैसे हमारी स्प्लिन है, स्प्लिन क्या करती है, जो ब्लड के अंदर में जो भी, क्योंकि ये स्प्लिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये स्टोरेज भी है और कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान कैसे है कि जो डेड सेल है उसको क्या करती है, ये खा जाती है, अपने अंदर रख देती है, और जो फिर नया फॉर्मेशन करने के लिए जैसे ब्लड का जो स्टोर कर रखा है, जहां जहां जैसे जरूरत पड़ेगी उसको क्या करेगा, ये वहां से जो स्टोरेज है इसके पास में वहां पर रिलीज कर देगा कि जाओ जाकर पूर्ति करो उसकी, उसको वहां पर सप्लीमेंट करिए। तो ये रिप्लेशन का भी काम करता है। तो इस तरह से ये एक स्पेशल डाइट बनती है सर, इसका पूरा का पूरा एक तरीका जो जिस तरह से साइंटिस्ट ने तैयार किया है, पूरा एक स्पेशल डाइट बनती है। अब ये इसके जो फीचर्स हैं ये सब एक यूनिक है, बिल्कुल यूनिक बोल सकते हैं हम इस फीचर को। कैसे कि ये कंट्रीब्यूट करता है टू हेल्थ, स्किन, गम्स। अब देखो गम्स क्या होते हैं, जैसे हमारे मसूड़े होते हैं, बहुतों के मसूड़ों में से खून आना शुरू होता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, जरा सा उसने ब्रश कर लिया खून आ गया, जरा सा कुछ वैसा कर लिया खून आ गया। तो ये गम्स को भी ठीक करने का काम करता है। ये हमारे नाखून है, नाखून की फॉर्मेशन को ठीक करता है, हमारे नाखूनों को ठीक रखने का काम करता है। और हमारे जैसे पैर के नाखून हैं या हमारे उंगलियों के नाखून हैं, उनको भी ठीक करने का काम, उनको भी सही दिशा, सही रूप प्रदान करने का काम करता है। क्योंकि बहुत सौ के देखे उनके नाखून भी ऐसे बेकार टाइप के होते हैं कि न जाने क्या क्या हो जाता है उनमें। और सर अब जैसे हमने घाव की बात की कि घाव को ठीक करने का काम जिंक का होता है, उसको बाउंड हीलिंग के लिए नाम से जैसे हमने जाना था। तो अब एक्चुअल में जैसे हमने दर्द की बात की थी कि किसी के घुटने में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, या किसी का सर्वाइकल पेन है, या किसी का कॉसिक्स वाला पेन है, इस तरह का जो पेन हो रहे हैं, या किसी को साइटिका नर्व्स का कोई पेन है, तो वो सर पेन अचानक नहीं है, वो जख्म के साथ पेन।
अगर वो जख्म के साथ पेन है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हड्डियों को कमजोर ही कर रहा होगा। तो कमजोर कर रहा होगा तो ये हमारा जिंक, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो एक तकलीफ होती है ना, ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है कि हड्डियां ऐसी कमजोर हो जाती हैं जो कहीं पर भी थोड़ा सा अगर व्यक्ति गिर भी जाए या कहीं कैसे भी चोट लग जाए तो उसकी हड्डी टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है और ये एक बड़ा रूप होता है अर्थराइटिस उसका, अर्थराइटिस और रूमेटाइड का एक बड़ा रूप होता है। तो सब कैल्शियम के एजप्शन अच्छी तरह से हो इसके लिए भी जिंक जिम्मेदार होता है। तो उस एजप्शन को अच्छी तरह से कराने के लिए ये प्रिवेंट करता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि दर्द वाले पेशेंट को, हाँ ये आवश्यक इतना माना जा सकता है और मानते भी हैं इस बात को कि किसी को तो 1 महीना लगता है ठीक होने में, किसी को कम, देखो आयुर्वेद का काम है तो कम से कम 3 महीने तो है ही कि उसको कम से कम अपनी बॉडी की पहले महीने तो क्लींजिंग ही करानी है, क्योंकि बिना साफ सफाई के तो अब आप कैसा भी इंजन ऑयल डाल दो उसमें फिर भी वो खड़र खड़र करेगी, फिर भी वो हलेगी। तो उसकी साफ सफाई भी बहुत आवश्यक है। तो पहला महीना तो उसकी साफ सफाई में ही निकल जाता है और फिर उसके बाद में दूसरा जो उसका बैलेंसिंग बनाना है, स्ट्रेंथिंग करना है, उसकी पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को तैयार करना है, तो इनके लिए इतना समय लगता है। तो हो सकता है किसी को 3 के 4 महीने लग जाए तो किसी को 2 लग जाए। कोई अगर जल्दी समझ गया इस बात को, जल्दी आपसे कनेक्ट हो गया तो कोई 1 महीने में भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे केसेस बनते हैं। अब जैसे डायबिटीज के केस वाले व्यक्ति हैं उनको काफी समय लग जाता है, साल भी लग जाती है, 10 महीने भी लग जाते हैं, 8 महीने भी लग जाते हैं। ये डिपेंड ऑन द बॉडी कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द बॉडी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके आधार पर, वो क्या रिकमेंड करना चाह रही है इसके आधार पर। तो इस बात से नहीं कि किसी को 2 दिन में ही आराम लग गया तो फिर मुझको भी 2 दिन में ही लगना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। ये बॉडी का नेचर है सबका, सबकी बॉडी परमात्मा ने यूनिक तैयार की है, सबका डीएनए अलग है, कोई किसी से मैच नहीं करता। इसलिए बॉडी का, अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कितनी भी चाय पिला दो कोई दिक्कत नहीं होती, और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको एक चाय पिला दो उसको तमाम एसिडिटी बनेगी, तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होगी। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। तो ये तो बॉडी का अपना अपना मैकेनिज्म है। तो इस बात से नहीं देखना हमें, इस बात से इसको जज नहीं करना कि आखिरकार जिंक ने उसको 10 दिन में काम किया था तो मेरे को क्यों नहीं किया। अब ये जो रिपेयरिंग करता है, सब टिश्यूज की जो रिपेयरिंग करता है, उनकी ग्रोथ करता है, उसमें एक मतलब पूरी तरह से गुड परफॉर्मर होता है ये जिंक हमारा। तो बहुत अच्छी तरह से ये हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है, उसको ग्रोथ करता है। अब इसके बेनिफिट क्या क्या है, तो जिंक एक लाइफ एलिमेंट होता है ग्रोथ के लिए, आईज के लिए, आंखों के लिए। ये प्ले करता है, एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है सीक्रेशन ऑफ एंजाइम। सीक्रेशन क्या, एंजाइम को छोड़ने में, जो शरीर के अंदर में जो एंजाइम है उनका सीक्रेशन करता है, यानी उनको रिलीज कराता है बॉडी के अंदर रेगुलेशन होने के लिए, सेल्स का डिवीजन होने के लिए। अब सेल्स का डिवीजन भी तो भाई एंटीऑक्सीडेंट इसके लिए भी तो जिम्मेदार होता है कि सेल्स का डिवीजन हो। यानी कि एक्चुअल में क्या है कि सेल्स का जो डिवीजन है ये अगर सही मात्रा में बैलेंस में है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। और अगर ये बैलेंस में नहीं है, कभी कभार बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो ये कैंसर का भी तो खतरा पैदा कर देता है, क्योंकि सेल्स का डिवीजन ज्यादा हुआ, सेल ज्यादा बढ़ गए तो कैंसर का खतरा पैदा कर दिया उसने। इसलिए इसको बैलेंस करने का काम भी तो जिंक करता है, उसको रेगुलेट करने का काम, क्योंकि एंजाइम ऐसे रिलीज कराएगा, वो सिक्रेशन कराएगा उनका, जिससे कि वो बैलेंस रहे। अब ये प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है हमारा कैंसर का जो जिंक है हमारा। और फिर उसके बाद में बाउंड हीलिंग के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये प्रोसेसर मतलब प्रोसेस में रखता है, कहीं भी अगर कोई बाउंड होगा उसको हील करने के लिए प्रोसेस में रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा। फिर उसके बाद में ये हमारी जो जो एक पावर है, जो हमारी जो बॉडी जिस तरह से हेल्प करती है हमारी मतलब पूरी सारी चीजों को सेरेब्रल यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए, पूरी इंप्रूविंग करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस को। जैसे हमारा माइंड है, माइंड के 3 हिस्से हैं जो हमारे इस दिमाग के, जो एक दिमाग होता है मेनिंजाइटिस थैली के अंदर में जो बंद होता है ये दिमाग, इसमें जो सबसे पहला जो अग्र भाग होता है यानी कि पहला भाग जो फर्स्ट पहला वाला का होता है, इसमें सेरिब्रम होता है। अब पीछे का भाग जैसे हमारा बीच वाला भाग है सेरिब्रल होता है। तो इन भागों को भी मतलब माइंड को, जैसे मैंने कहा कि वे केमिकल्स का फ्लो कराने के लिए भी काम करता है। अब मान के चलिए कि जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है और हमें कहीं कोई चीज नर्वस सिस्टम के थ्रू ही तो मैसेज पहुंच रहा है माइंड तक, और अगर ये मैसेज हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। यानी कि या तो सोडियम पोटेशियम अच्छी तरह से वहां पर रिलीज नहीं हो पा रहे, कोई ना कोई दिक्कत है। तो इस चीज में ये हमारी बड़ी हेल्प करता है, ये हमारे फोकस को बढ़ाता है, यानी माइंड को इस तरह से सेट करके रखता है कि वहां सारे केमिकल्स प्रॉपर तरीके से पहुंचे। तो हमारी इंटेलिजेंस को भी ये इंप्रूव करने का काम करता है, जिससे कि हमारा फोकस बढ़े। हम किसी चीज को, क्योंकि माइंड देखिए, माइंड एक्चुअल में क्या है, माइंड की टेंडेंसी क्या है, ये कभी पढ़ना नहीं चाहता। माइंड की टेंडेंसी क्या है, ये कभी काम करना नहीं चाहता। इसको क्या चाहिए, आराम से भोजन कर लो और सो लो,
चैन से गप्पे मार लो, सो जाओ, ये इसको चाहिए। माइंड हमारा कभी नहीं चाहता, इसको लगाना पड़ता है, इसको तैयार करना पड़ता है किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए, इसको वहां पर व्यस्त करना पड़ता है कि भाई आप यहाँ पर जाकर लगो। तो ये इंटेलिजेंस कैसे, हमारा फोकस कैसे बढ़ेगा, अगर माइंड अगर प्रॉपर तरीके से 2-1 दिन में अगर इधर उधर हलेगा, हल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन 3-4 दिन के बाद अपने आप सेट हो जाता है। जैसे कि हमने मान लीजिए साइकिल चलाना पहले सीखी थी या मोटरसाइकिल चलाना सीखी थी, तो हम पहले से नहीं जानते थे, तो 2 दिन तो डर रहा था, लेकिन तीसरे दिन फिर आराम से, अब तो पता भी नहीं चलता कि हैंडल कैसे मुड़ गया। तो ये माइंड की अपनी एक कला होती है, माइंड पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसकी इंटेलिजेंस को भी बढ़ाने का जो काम होता है और इसकी जो हेल्प करता है, ये हमारा जिंक करता है। तो सर ये सारी जिंक जो अब तक हमने जैसे बात की है इसके बारे में, तो ये सारा खेल हमारी जिंक का था। और जिंक जिस जिस तरह से, अब ये सर रिकमेंड किन किन को की जानी चाहिए आखिरकार, इसके बारे में हम समझते हैं कि जैसे पीपल हैं जो पुअर इम्यूनिटी वाले, उनको सबसे पहले रिकमेंड करना है, उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए उनको सबसे पहले रिकमेंड करना है। अब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वैसी माँ है, तो उनका जैसे न्यू बॉर्न बेबी है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो उनको ये देना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे के डीएनए में उसकी ग्रोथ में बहुत अच्छा काम हो सके। ठीक, और उसके बाद में वो लोग जो डायबिटीज से परेशान हैं, जो डायबिटीज के प्रॉब्लम को लेकर अगर परेशान है, दिक्कत है, उनको जिंक प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में ये क्या, जैसे आंख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आंखों में किसी भी तरह की जलन होती है, या आंखों में बार बार लाल लाल डोरे आ जाते हैं, या आंखें खुजलाती बहुत हैं, या मान लीजिए जैसे नाइट ब्लाइंडनेस अगर किसी व्यक्ति को होता है, तो उस वक्त उस केस में इस जिंक को देना बहुत अच्छा होता है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम आंखों से संबंधित होती है, उनको ये जिंक देना बहुत अच्छा होता है। अब जैसे मान के चलिए बहुत से लोग आंख बनवा कर आते हैं अपनी, तो उस समय उन्हें जिंक की बहुत आवश्यकता होती है, तो उनको ये जिंक प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी होता है। अब ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जैसे अभी हमने ब्रेन के बारे में बात की थी, इंटेलिजेंस के बारे में, तो ब्रेन जो है पूरा एक नर्वस सिस्टम का बादशाह है, क्योंकि वो ही कंट्रोल करता है इसको। तो उस नर्वस सिस्टम के प्रॉपर को फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए ये हमारा जो जिंक है बहुत हेल्प करता है, इसलिए जिंक की बहुत आवश्यकता होती है। अब जैसे एपिटाइट की प्रॉब्लम होती है, तो हमने भूख के बारे में बताया कि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, उसको स्वाद नहीं आ रहा है किसी खाने में, तो उसके लिए जिंक देना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, रेसेस वगैरह पड़ जाते हैं, उनकी स्किन पर बहुत दाने दाने से आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, उनके लिए ये जिंक बहुत जरूरी है। उनके मसूड़े जिनके जिनके परेशान करते हैं, जैसे मसूड़े से बार बार खून आता है, दर्द होता है, तो उनके लिए यानी पुअर गम वाले हैं, उनको बहुत जरूरत होती है इसको देना। और जो पीपल जिनके जो वाउंड है वो स्लोली स्लोली हील होते हैं, जैसे घाव सूखने में बहुत समय लग जाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है सर। तो इस तरह से इसका जो एक कैप्सूल है वो, मतलब एक जैसे एडल्ट है वो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लें, मतलब 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम खाना खाने के बाद, आफ्टर मील वो लें इसको। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो दिन में केवल 1 बार लें, और फिर आगे जैसे जैसी टीनेजर वगैरह हैं वो 2 ले सकते हैं अपने दिन में, 1 सुबह 1 शाम में इसको। और अच्छी तरह से इसका मतलब सेवन करें, कहने का मतलब अच्छे 2-1 महीने इसको आराम से लें, फिर बेशक एक बार गैप लगाएं, फिर मल्टीविटामिन लें, ऐसे इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर। और बाकी जो हेल्थ एडवाइजर हैं हमारी जगह जगह जो बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छी तरह से, बड़े योग्य हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, ये जिस तरह से लोगों को डील करते हैं बड़े प्यार मोहब्बत के साथ में, उनके दुख दर्द को समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि डोजेस किस किस प्रकार से देनी है। ठीक है सर। तो अब इसके बाद में सारी चीजों को देखने के बाद हमने देखा कि जैसे हमारी बॉडी है, ये एक्टिविटीज कैसी है, जैसे डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए हमारी बॉडी का, रेस्पिरेशन ठीक होना चाहिए, ऑक्सीडेशन अच्छा होना चाहिए, फ्री रेडिकल से मुक्ति मिलनी चाहिए हमें, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में होनी चाहिए। अब ये बैक्टीरिया से फ्री रहेंगे, सेल्स की अच्छी तरह से मतलब उसकी जो जनरेट हो रहे हैं जनरेट हो, अच्छी तरह से उनकी ग्रोथ हो, इन सभी चीजों को हम समझते हैं। सर ये फ्री रेडिकल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये ज्यादा ना बने हमारे शरीर में, इसको रोकने के लिए ये जिंक की आवश्यकता हमें होती है। तो ये चीजें हम तक हमने समझी कि ये जो हमारी बॉडी है ये एक एक्टिविटी करती है, एक्टिविटी में शामिल होता है रेस्पिरेशन शामिल होता है,
इसमें डाइजेशन शामिल होता है, ऑक्सीडेशन शामिल होता है, इसमें फ्री रेडिकल्स बैक्टीरिया को बाहर निकालने का प्रोसेस शामिल होता है, इसमें ये सेल्स की ग्रोथ करने के लिए, उन्हें जनरेट करने के लिए ये उसकी एक्टिविटी शामिल होती है। तो इसी एक्टिविटी को प्रॉपर बनाने के लिए ही एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है, और इसी एंटीऑक्सीडेंट का एक पार्ट होता है हमारा मिनरल्स। और मिनरल्स जो होता है ये जिंक है सर, तो इसको लेना आवश्यक हो जाता है शरीर के लिए। तो ये सारे डिस्कशन अब तक हमने किया कि जिंक हमारी बॉडी के लिए क्यों आवश्यक है, और जिंक है तो फिर हमने त्यांस के बारे में बात किया। ऐसा नहीं है कि हमने किसी के तरह से बात कर लिया, हमने जो बात की है वो उच्च सोची समझी हुई तरीके से बात की है, क्योंकि इस जिंक को बनाने वाला कोई आम आदमी नहीं है, ये साइंटिस्ट हैं सर। हम आप जैसे आम आदमी नहीं है, साइंटिस्ट हैं। और एक एक साइंटिस्ट नहीं, कई कई 1600 साइंटिस्ट, कम नहीं रेंज होती है सर इसकी। अगर 100 साइंटिस्ट भी हैं तब भी मैं तो कह रहा हूँ बाढ़ में गए 100 साइंटिस्टों ने भी अगर इस पर रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को तैयार किया हुआ, तो एक्चुअली ये वंडरफुल ही होगा सर, और वंडरफुल होगा। भाड़ में गया, यूज करें, पहले इसको देखें, यूज करने के बाद अपने आप ही जो ऑसम रिजल्ट मिलेंगे वो अपने आप ही बता देंगे कि वास्तव में इसका जो प्रभाव है, जो इसका असर है, ये वंडरफुल है सर। तो सर ये सारी जानकारियां रही जिंक के बारे में। तो मैं सर फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और इस समय मैं आप सबके सामने जो कुछ भी कह पाया हूँ, इसको जितना मैंने ज्ञान इकट्ठा किया सर, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर जो कुछ भी रखा है, ये सब मौका मुझे मिला, आप सबने मौका दिया। धन्यवाद सर, आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। तो एक बार फिर से मेरा प्रणाम स्वीकार करें सर आप सभी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपके ग्रेट नॉलेजफुल सेशन के लिए। आपने जो नॉलेज दिया वो बहुत ही